ग्लोबलाइजेशन के एस्पेक्ट से ही शुरू कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा हम रिवाइज करें सब्जेक्ट को। कि we are starting a company with a single product. Obviously, हम बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं बना सकेंगे, तो हम एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं बेस्ड अपॉन कि उसके बारे में, जैसे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में स्टडी करते हैं आप कि प्रोडक्ट क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, प्रमोशन एक्टिविटीज़ क्या होगी, प्लेसमेंट क्या होगा। ये सब चीज़ डिटरमिन के बाद एक प्रोडक्ट की सिलेक्शन होती है। लोकल मार्केट को भी स्टडी करते हैं हम उसमें, और ग्लोबल मार्केट को भी स्टडी करते हैं। बिजनेस पहले आप लोकल करें, बिजनेस भले लोकल करें, मगर जो सोच है आपकी वो ग्लोबल होनी चाहिए। इसलिए देखें, ये स्क्रीन को फिर किसी ने खराब कर दिया। आप देख रहे हैं? हेलो जी सर। ये कौन सर स्टूडेंट है? सर ये इस तरह नहीं पता लगता है, मैंने बहुत ट्राई की थी पता करने की। एनीवे, सर आपकी आवाज बहुत स्लो है सर, थोड़ा तेज बोलें। ये स्टूडेंट को बोलें अटेंड ही ना करें ना क्लास। क्लास कंडक्ट कैसे की जा सकती है अगर ये एनवायरनमेंट है तो? हेलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी नाउ? जी हेलो, सर अब ठीक है। जी सर अब ठीक है। ये बताएं, ये जो साहब स्क्रीन खराब कर रहे हैं बार बार, इनकी मेंटालिटी क्या है? और सर इनको ऑब्वियसली ये गलत है, मतलब क्लास में आप पढ़ने के लिए आ रहे हो और ये हरकतें कर रहे हो। अब क्या क्लास बंद कर दूं मैं? और एग्जाम तक मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, याद रखें आप। सर अब इस एक स्टूडेंट की वजह से हम सबका लॉस होगा फिर तो। अभी इसको समझाएं कोई। मतलब ये पहली बार है मेरी लाइफ के अंदर कि ये पागलपना को क्यों दिखा रहा है कोई। और ये मेंटली कोई डिस्टर्ब है तो कहीं और जाना चाहिए, उसको यहाँ नहीं रहना चाहिए। सर जिस वक्त ये निशान आ रहे होते हैं ना, तो उस वक्त है ना एक नेम भी शो होता है। आप अगर है ना मतलब जो होस्ट होता है ना, वो अगर इसमें क्लिक करे ना तो उसको नाम शो हो जाता है। अच्छा, जी ये कॉलेज वाले मॉनिटर कर रहे हैं इसको कि हम ट्रेस कर लेंगे इसको। लेट्स सी क्या होता है। ओके सर। एक मिनट।
मेरी कॉलेज में बात हो रही है इस वक्त कि बिजनेस हमारा ग्लोबल भी हो, लोकल भी हो, बट स्टिल वी हैव टू थिंक ग्लोबली। वजह यह है कि डोमेस्टिक बिजनेसेस जो भी रन करते हैं उनका कनेक्शन तो ग्लोबल से होते ही है, इसलिए कि यू इंपोर्ट गुड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और उससे ही आप माल बना के आप लोकली बेचते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपका कनेक्शंस तो होता है पूरी दुनिया के अंदर। अब आप देखें कि हमने ये भी देखा है कि बेनिफिट एक्सपोर्टिंग क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर्स चाहिए होते हैं, तो वो डॉलर्स अवेलेबल मार्केट में उसी वक्त होंगे जब आप एक्सपोर्ट करेंगे और डॉलर अर्न करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जैसे रिजर्व्स में डॉलर्स होते हैं, वो उसी सूरत में हो सकते हैं जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ताकि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिजर्व के अंदर डॉलर्स अवेलेबल हो। तो स्मॉल बिजनेस जो भी होते हैं बेसिकली हमने देखा बाद में वी हैव गॉन थ्रू इट कि लाइफ लाइन है बिग बिजनेसेस के, दे सपोर्ट बिजनेसेस और इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए एंटरप्रेन्योर का आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि बेसिकली वो लिंक करता है लोकल और ग्लोबल वर्ल्ड को, और स्मॉल एंड बिग बिजनेस के कनेक्शंस मौजूद होते हैं। Exporting enables companies to diversify their portfolios and weather changes in the domestic economy, and this stabilizes seasonal and cyclic market fluctuation. जैसे लेदर गारमेंट्स पहले पाकिस्तान में बनता था और वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट दिस लेदर गारमेंट्स टू यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज। जब मैं कह रहा हूँ अमेरिकन कंट्रीज, इसलिए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिका में तकरीबन 24 कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ है। अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो 3 कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी कंट्री है वो है कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। और इन 3 के अलावा देर अबाउट मोर देन 20 कंट्रीज़ जो छोटी छोटी से हैं, जिसके बारे में हम नाम भी नहीं सुनते हैं और हमारा काम ही नहीं है, बट दे एग्जिस्ट। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। तो भी अब डिपेंड, अच्छा जब हम ग्लोबल मार्केट के अंदर निकल जाते हैं तो हमारा डिपेंडेंस ऑन लोकल मार्केट कम हो जाती है। लोकल मार्केट की फ्लक्चुएशन हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं, इसलिए ग्लोबल एग्जिस्टेंस रखना, ग्लोबल एग्जिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करें, कम से कम 1-2 कंट्री ऐसी हों जिसके साथ आपके ताल्लुकात हो और मार्केट आपको पता हो, और इन इमरजेंसी बल्कि रेगुलरली आप एक्सपोर्ट कनेक्शंस रखें ताकि आप सेल्स को एक्सपेंड और रिड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट। एक्सपोर्टिंग कंपनीज आर एबल टू सेल एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। देखें, 2 चीज़ है, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या मतलब है, जितना प्रोडक्शन पाकिस्तान में चाहिए आपको उससे ज़्यादा आपका कैपेसिटी है प्लांट की। अगर आप कहेंगे कम कैपेसिटी बनाने जितनी ज़रूरत है और एक्सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर कम बनाएंगे आप तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए एक्सपेंडिचर तो पूरी कैपेसिटी के होते हैं, मगर इफ़ यू अंडर यूटिलाइज द प्लांट तो उसमें आप कम माल बनाएंगे, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और फिक्स प्राइस पर यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? कि वो फिक्स प्राइस है, बेसिकली फिक्स कॉस्ट है, वो स्प्रेड आउट हो जाती है अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जितने यूनिट्स ऑफ कम होंगे इतनी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाएगी उसकी, और वो यू विल बी अनएबल टू मीट कंपटीशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देयर आर हायर वर्कर अर्निंग एज वेल। क्या मतलब है, अगर आपका प्लांट की प्रोडक्शन फुल यूटिलाइजेशन है तो उस केस के अंदर बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। उतने ही आदमी जब ज़्यादा माल बनाएंगे तो दे वुड अर्न मोर। इसी तरह से व्हेन दैट अर्निंग इज स्प्रेड आउट ओवर ऑल द पीपल, देन दे विल have more earnings per person.
इस तरह दे कैन हैव बेटर सैलरीज। हमारा हमेशा यह होता है कि मैं इस कंपनी में काम करते करते मुझे 5 साल हो गए हैं और मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। सी, सैलरी इज नॉट एसोसिएटेड विद टाइम, इट इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। जब परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी एज अ रिजल्ट अच्छी ही होगी, और ये चीज़ होने से आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्टिविटी। स्टैंडर्ड लिविंग इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका बहुत हाई है, इसलिए हाई है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी हाई है। दिस वी फेल टू अंडरस्टैंड। वजह यह है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के वर्ड्स तक तो हम जानते हैं, मगर इनकी एप्लीकेशंस लोग समझ नहीं पाते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऑल्टरनेट तरीका है। वो ऑल्टरनेट तरीका क्या है? करप्शन। अगर आपको टैक्स ही नहीं देना है, आपको बिल ही नहीं भरने हैं, तो कौन सोचेगा कि एफिशिएंट प्लांट कौन सा और इफेक्टिव डिसीजंस क्या होते हैं? देखें, एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट को कई जगह ये लगता है कि जो हम पढ़ते हैं वो होता नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहा होता है कंपनी के अंदर। रीज़न ये है कि वो नज़र आए या हो या ना हो, आप अपनी सोच को बड़ी स्ट्रॉन्ग रखें और कमिटेड रखें कि दिस इज़ द ओनली वे ऑफ सक्सेस। वो जो सक्सेस एक्वायर करते हैं आप थ्रू अदर मीन्स, तो करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू, दे आर नॉट लास्टिंग, दे आर टेम्पररी, और वो कभी भी आपको बेनिफिट नहीं करेंगे। और दूसरी बात, यू विल नेवर फील दैट यू हैव रियली डन समथिंग इन लाइफ। करप्शन तो हर कोई कर सकता है, मगर अपनी सोच को आला रखकर काम करना हर एक की बस में नहीं है, और ये चीज़ें टेलर करना अपने दिमाग में और उसको शेप देना थोड़ा मुश्किल काम है, मगर नामुमकिन नहीं है। तो क्या है, देयर इज़ नो क्वेश्चन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल आर कंसिडरेबल। तो यहाँ पर है, मगर डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है बेसिकली कि देखो, डिसएडवांटेजेस इन अ सेंस वो यूं ले रहे हैं कि आपको कुछ करना पड़ता है, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ता है, प्राइस चेंज करनी पड़ती है। ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो इसको अगर यूं देखा जाए, कह तो लेते हैं डिसएडवांटेज, मगर अल्टीमेटली फाइनली वो को एडवांटेज ही देता है कि यू चेंज करना पड़ता है। अब एक्सपोर्ट करेंगे आप, डेडिकेटेड पर्सनल रखते हैं फॉर ट्रैवलिंग, इट में नेसेसरी ओनर फॉर सब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को आप मैच करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट इतनी वेरिएबल मिलती है दुनिया के अंदर कि यू हैव एम्पल चांस ऑफ मेकिंग डिसीशंस। देखें, जस्ट इमेजिन, आप एक ग्लोबल कंपनी को ले लें, जैसे टोयोटा को ले लें। टोयोटा कैन मेक कार्स in almost many countries of the world। तो बेसिकली वो देखेंगे कि किस कंट्री में फैसिलिटी ज़्यादा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पर इसको फेवरेबल मिल रहे हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कम है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कम है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कम है, और उसकी कॉस्टिंग में कितने परसेंट कौन सी कॉस्ट है, और वो परसेंटेज किस कंट्री में कम होगी, दे विल मूव इन द डायरेक्शन। फिर एनर्जी कॉस्ट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर लीगल एनवायरनमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली डोमिनेट करते हैं। फिर बेसिकली प्रोडक्ट का नेचर आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि एग्जिस्टिंग कंपटीशन क्या है और पोटेंशियल कंपटीशन क्या है, कि वो कंपटीशन आज तो नज़र नहीं आ रहा आपको, अगर शायद कल आ जाए। अगर उसकी एग्जिस्टिंग कंपटीशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस आसानी से एंटर हो जाए। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेड मतलब बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर एंट्री बैरियर नहीं होंगे तो आपकी प्रॉफिटेबली देखकर कई लोग एंटर हो जाएंगे। वो बैरियर्स कई टाइप के होते हैं, कहीं फाइनेंशियल बैरियर्स होते हैं, कहीं ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बैरियर होते हैं, कहीं पर टाइम बैरियर हो जाता है कि एक कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए
अगर 10 साल चाहिए होता है, फिर उसका एक ट्रेड नेम एस्टेब्लिश हो, लोग उसकी सर्विसेज लेना शुरू करें, तो बाय दैट टाइम जो इनिशियल कंपनी होती है, जो एस्टेब्लिश होती है, दे मेक इनफ मनी, फिर वो आने वाले कंपटीशन के अंदर अपने प्राइसेस रिड्यूस करके सामने वाले को रेजिस्टेंस बिल्डअप कर देती है। तो पता चला एग्जिस्टिंग कंपटीशन और पोटेंशियल कंपटीशन दो अलग अलग चीज़ है, दोनों को अलग अलग पैरामीटर्स में देखना चाहिए। अब इन कॉम्पिटिशन से हल्के आप देखते हैं सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रोडक्ट पे फोकस करके रख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, और अचानक से कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में विच इज़ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, देन अगेन एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और थिंग्स चेंज। आप देखें एक ज़माने में ब्लैक बोर्ड होता था, वाइट चॉक होती थी, आज बिल्कुल उल्टा हो गया, वाइट बोर्ड होते हैं, ब्लैक मार्कर होते हैं। हु न्यू दिस वुड गोइंग टू हैपन? तो चॉक की इंडस्ट्री कहाँ गई, चॉक की फैक्ट्रीज कहाँ गई? ऑलमोस्ट इट्स डिमिनिश्ड। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि विद टाइम थिंग्स चेंजेस, और ये सब जो चेंज आ रहे हैं यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। कंप्यूटर इंडस्ट्री में देख लें, मोबाइल फ़ोन में देख लें, कितना फास्ट चेंज आता है, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मार्केट बड़ी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस डीलिंग इन दिस एरिया। तो अब ग्लोबल की जब बात करते हैं ये सारी अच्छा, आई डू नॉट हैव गुड सर्विसेज दैट एक्सपोर्टेबल, राइट? अगर ये स्टेटमेंट है और आपको जाना है तो आप जाके देखें उस कंट्री में क्या चीज़ है, तो प्रोडक्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। KFC का एग्जाम्पल ले लें, KFC चावल तो नहीं बेचता था पहले, मगर जब वो देखा मिडिल ईस्ट मार्केट में बर्गर्स की डिमांड कम है, तो वो आगे शवारमा के पैटर्न के ऊपर पैकिंग और राइस भी इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन मार्केट रिक्वायरमेंट यू गो फॉर सम मॉडिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट ताकि लोगों को दे। बेसिकली कंपनीज आर देयर। इसी तरह से आप साउथ इंडिया में देख लें कि वहाँ फूड के अंदर हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग हल्दी इस्तेमाल करने लग गए थे। और दूसरा वहाँ पे जो फ्राइज़ होती हैं, जैसे श्रीलंका है, साउथ इंडियंस हैं, उनका कंजम्पशन ऑफ कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा है। अब कोकोनट ऑयल में अगर आपको फ्राइज़ दें तो यू वुडंट लाइक इट। अब इट वेरीज फ्रॉम टेरिटरी टू टेरिटरी, क्या आप किस एरिया में है, किस कंट्री के अंदर है, किस सिटी के अंदर है, और वहाँ का पैटर्न ऑफ लाइफ किस तरह से है। तो ज़रूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे फेमस है, मार्केट रिसर्च फॉर इट, और फिर आपको पता चलता है कि वहाँ क्या वेरिएशंस आपको लाना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर ताकि वो आप बेच सकें वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जब हम इसको डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं। और अच्छा, आई डू नॉट नो हाउ मच अबाउट इट एंड आई एम नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट। अब लोकल मार्केट के अंदर वहाँ जाएँ, थोड़ा रिसर्च वर्क कंडक्ट करें, आपको लगेगा अच्छा। फिर प्रोडक्ट मे बी कॉस्टली देयर, तो आप चेक करेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन अमेरिका इंट्रोड्यूस कोका कोला इन यूरोप, तो प्रोडक्ट कॉस्ट तो जो अमेरिका में थी वो तो वही प्रोडक्ट कॉस्ट थी, मगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई। क्यों? कि अगर बाय शिप फ्रॉम USA टू यूरोप आप भेजें तो द शिप हैज़ टू क्रॉस अटलांटिक ओशन। नाउ this escalated or increased or augmented the price of the product. Now Coca-Cola became expensive when it was sold in Europe. Now to counter this, the idea came into their mind and they opened a factory in France, Coca-Cola. अब देखें, क्योंकि उन्होंने वो कस्टम ड्यूटी बच गई उनकी, अदर ड्यूटीज़ एट द पोर्ट वो बच गई, फिर उनका एक प्रोडक्शन बेस FDI किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फ्रांस। तो जब फ्रांस में उन्होंने अपना कोका-कोला का प्लांट लगाया तो फ्रेंच समझने लगे कि ये हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता है तो वो
ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गई एंड इवेंचुअली पूरे यूरोप में कोका कोला की कंजम्पशन बढ़ गई ना। आप देखें, जहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत हाई थी वहाँ लो हो गई। बात यह है कि कोई रुकावट जब आती है तो उसके साथ सॉल्यूशंस भी लाती है, ये याद रखिएगा। जहाँ जहाँ रुकावट आपको नज़र आ रही है वहाँ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मगर हमें सॉल्यूशन नज़र नहीं आते हैं, रुकावटें नज़र आती है। दिस इज द रीज़न why you are being asked to take advice at every step of your life. हमेशा देखें, शायद आपको नज़र नहीं आ रही है, but when you look at the same thing from different angle, तो उनके ग्लासेस के लेंसेज अलग होते हैं, तो they can see things clearer than a different। अब किसी के लेंस इतने शार्प नहीं हो तो दूसरे के लेंस शार्प होते हैं, तो परसेप्शन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू इट, और फिर वो चीज़ें देख सकता है। हमेशा याद रखें, टू टेक एडवाइस इज नॉट अ प्रॉब्लम, और याद ये आपको हमेशा हेल्प करेगा लाइफ के अंदर कि आप ऐसे इंसान से जिसको आप ट्रस्ट करते हो उनकी एडवाइस के बगैर आगे ना जाए और अपने डिसीजन खुद लेने की कोशिश ना करें शुरू में, until you have the experience. Now, फिर ये it would take too much time away from your regular domestic sales. Obviously, जब इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे तो वहाँ चीज़ें नहीं होंगी, हर पूरा एनवायरनमेंट नया, न्यू वर्ल्ड वुड एग्जिस्ट। उसके अंदर आप कैसे काम करोगे ये आपको पता होना चाहिए, और विद टाइम थोड़ा यू कांट इवन कैलकुलेट द एग्जैक्ट टाइम बिकॉज द प्लेस इज़ न्यू, यू आर न्यू इन दैट प्लेस, और फिर आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, इट टेक्स टाइम। फिर उस नई जगह पे एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, फाइनेंस। याद रखें, व्हेन यू मूव टू इंटरनेशनल मार्केट दो चीज़ बड़ी अफेक्ट करती है आपको। एक तो है बैंक फाइनेंस का इंटरेस्ट रेट कितना होगा जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, और क्या उस इंटरेस्ट रेट के साथ आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा अगर बैंक फाइनेंस हम 14% पे देता है लोन, तो जापान में तो 2% पे मिल रहा है। इफ़ यू ओपन योर बिजनेस देयर, इफ योर the first thing would be if your product is acceptable in Japan, और आप वहाँ बना के वहाँ बेचिए, फिर उनका फाइनेंशियल जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, अमेरिका में भी कम है, मगर यहाँ बहुत महंगा है। यहाँ इसलिए महंगा कि वी डोंट हैव फाइनेंस, वी टेक लोन फ्रॉम IMF। जब हम IMF से लोन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास, हम उधार लेते हैं तो हमारे को उसकी भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और ये सारा फाइनेंशियल सिस्टम लिंक्ड है। तो जब तक ये हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे और हमारे डॉलर रिजर्व्स इंक्रीज नहीं होंगे, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट होगी। कंट्री के जो सोल्यूशन है वो कई एंगल से देखे जा रहे हैं, ठीक है। ज़रा हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। आपके पास चॉइस है जब आप स्टार्ट करें बिजनेस कि मैं लेबर इंटेंसिव काम में जाऊं या कैपिटल इंटेंसिव में। अगर आप लेबर इंटेंसिव काम में सिलेक्शन करोगे तो मार्केट यहाँ बहुत अच्छी है और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट भी लो है बहुत, क्यों कि हमारा लेबर सस्ता है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें लेबर इन्वॉल्व होता है वो अगर आप काम करें तो आपको फ़ायदा करेगा। बट इफ़ यू गो फॉर अ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट देन यू हैव टू टेक अ लोन, और जब लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट तो पहले ही खड़ा होगा, फ़ायदा हो कि ना हो, तो आपको फिक्र उसकी होगी कि इंटरेस्ट कब देना है। देखें, विथ फाइनेंस आप जब कॉस्टली प्रोडक्ट डील करेंगे जो कैपिटल इंटेंसिव है, उसके अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई है, मगर जब आप लेबर ओरिएंटेड काम करते हैं उसमें वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर हाई हो जाती है या लो होता है, इट्स कंट्रोलेबल। फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल, बल्कि रीज़न बन जाती है बिजनेस के डाउनफॉल का। याद रखें कि बिजनेसेस जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट हाई होती है दे आर वल्नरेबल टू डिस्ट्रक्शन। इसलिए आपको बहुत केयरफुली रन करना पड़ता है
जो इसमें फिक्स कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि उनका जो ग्राफ होता है वो बड़ा ख़तरनाक तरीके से होता है, एकदम शार्प ड्रॉप आ जाता है और कंपनी कैन गो बैंकरप्ट। लेकिन 9/11 के वाक़े के अंदर जब ट्रेड टावर को नुकसान पहुंचाया गया था, तो ऑब्वियसली एविएशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में अफेक्टेड हुई थी। इस अफेक्ट पूरी दुनिया में जब एविएशन इंडस्ट्री अफेक्ट हुई, तो ऑब्वियसली जो पे मास्टर्स थे, जो अच्छा पैसा देते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, और इनकी फिक्स कॉस्ट बहुत हाई थी, दे वेंट बैंकरप्ट। उसमें नंबर 1 एयरलाइन जो बैंकरप्ट की थी फर्स्ट, वो थी स्विस एयर। वो कहाँ की थी? स्विट्ज़रलैंड की। अजीब सी बात है कि पीआई और इंडियन एयरलाइन नहीं बैंकरप्ट हुई थी, स्विस एयर हो गई थी। और ये सारी चीज़ें सोचने की है कि वो क्यों बैंकरप्ट हुई, तो देयर आर रीजंस बिहाइंड इट। तो थिंग इज फाइनेंशियल जो आउटले है वो आपको देखना पड़ेगा जब फॉरेन। और दूसरा है एक्सचेंज रेट, ये फ्लक्चुएशन जो एक्सचेंज रेट की होती है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत तो आपको वही लगेगी। अगर आप यूएसए में ऑपरेट करते हैं बेसिकली, तो आप फाइनेंशियल कॉस्ट भी लो है, और दूसरा का जो अर्न करेंगे आप डॉलर, तो उसकी वैल्यू भी हाई है। तो व्हेन यू ब्रिंग बैक द अमाउंट अर्न इन यूएसए, तो यू गेट मोर रुपीज़। इस इन विच केस आप ज़्यादा बिजनेस करोगे कि आप जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए से बिजनेस हो। मगर अगर आप बिजनेस इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी करेंसी तो है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमारे लिए नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, दे आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट टू यूएस एंड यूरोपियन मार्केट टू मेक मनी। तो हम अगर उसको वहाँ भेजें तो कोई सेंस नहीं बनती है। हम उनको देंगे तो वो यूरोप में भेज देंगे फिर। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है बेसिकली कि आप हेलो क्लास में 1 मिनट के लिए ज़रा अभी मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज से कॉल है, अटेंड यू बैक। इट वो ये इम्पोर्टेंट है कि बस फाइनेंस के बारे में क्या होगा। अब ये अर्निंग्स कहाँ अच्छी होगी और टाइम लिमिट के अंदर काम कैसे हो सकता है, तो ये ग्लोबल में डिसएडवांटेज कुछ ऐसा है कि इतना नहीं है, बट इफ़ यू वर्क स्मूथली स्टेप बाय स्टेप, तो आप ये अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इन लोकेटिंग अ मार्केट, और आप चलेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर बिजनेस। जैसे हमने शुरू में कहा था, एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटलिस्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं वो करते हैं। बेसिकली जो अपने पास फंड होता है आप उसको यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस, तो थोड़ी सी कैपिटल से आप स्टार्ट करते हैं, बट व्हेन, तो आपको देखो बिजनेस फंड 3 चीज़ के लिए चाहिए होता है। एक होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे मशीन लें, जगह लें, पैसे दे दिए, किराया आपने भर दिया 1 साल का, तो ये चला गया आपका पैसा, वापस नहीं आएगा ये। फिर होता है ऑपरेटिंग
एक्सपेंस के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ में तनख्वाह देनी है, चीज़ लानी है, बनानी है, ये सारी चीज़ें, किराया देना है, ये सब जो भी चीज़ें हैं जो रेगुलरली इनकर होंगी, बिल्स देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, कन्वेंस एक्सपेंस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे। फिर होता है यू नीड अ फाइनेंस फॉर ग्रोथ। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ग्रोथ के लिए जब पैसा नहीं रखा होता है तो कंपनीज कितनी ही अच्छी हो, इट फेसेस अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या फेस करती है कि जब आपकी कंपनी अच्छी हो और प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हो मार्केट के अंदर, एंड जब मार्केट में प्रोडक्ट चलने लग जाता है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी एंड यू नीड मोर प्रोडक्ट फॉर द मार्केट, राइट। उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होगी, उसके लिए ज़्यादा कैपेसिटी ऑफ द प्लांट को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इंक्रीज